हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम गणित की पाठ्य योजना के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बनाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आपकी दैनिक पाठ्य योजना डायरी है, उसके ऊपर ही ऊपर आपको पाठ्य योजना का क्रमांक लगा लेना है। जो भी आपकी पाठ्य योजना का क्रमांक, साथ में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है, उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। उसके पश्चात में आपको जिस दिनांक को पाठ्य योजना तैयार कर रहे हैं वो दिनांक आ जाएगी, और आपका जो विषय हो जाएगा गणित, कि गणित विषय के ऊपर आप जब पाठ्य योजना बनाने जा रहे हैं, और जो कक्षा है आपकी हो जाएगी छठवीं कक्षा की पाठ्य योजना तैयार अपन करेंगे। आज का जो अपना प्रकरण है वो है त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता। तो इस प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना तैयार करेंगे। समय अवधि हो जाएगा आपकी 35 मिनट। मित्रों, अगर आपको और भी विषय से संबंधित पाठ्य योजना की आवश्यकता हो या पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको सभी विषय से संबंधित पाठ्य योजनाएं उपलब्ध हो जाएगी। मित्रों, अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट जरूर करें ताकि आपकी समस्या का समाधान किया जा सके। मित्रों, इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगी आपका शिक्षण के उद्देश्य। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, तीसरा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये 3 कॉलम बनाने के पश्चात में जो शिक्षण उद्देश्य है उसको अंदर विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे आप। पहला है ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य और बच्चे में जो परिवर्तन होंगे वो लिखेंगे आप। विद्यार्थी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में प्रत्याभिज्ञान और प्रत्याशमन कर सकेंगे। विद्यार्थी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित स्पष्टीकरण, तुलना, वर्गीकरण करके परिभाषा, उदाहरण स्पष्ट कर सकेंगे। तीसरा है ज्ञान उपयोग। तो ज्ञान उपयोग में आप लिखेंगे विद्यार्थी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता से संबंधित सीखे गए ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग व स्थानांतरण कर सकेंगे। चौथा आता है इसमें कौशल। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी सर्वांग क्षमता से संबंधित चार्ट, मॉडल, चित्र बनाकर प्रयोगों का वर्णन कर सकेंगे। पांचवा है अभिरुचि, और छठवा है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको इच्छा की जो शिक्षण के उद्देश्य, इच्छा के जो शिक्षण के उद्देश्य को आप लिख लीजिए। इस शिक्षण के उद्देश्य लिखने के पश्चात में आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो है आपकी सहायक सामग्री। हेडिंग लगा लीजिए सहायक सामग्री, और इसके अंदर लिखे आप सहायक सामग्री चौक, डस्टर, लपेट, फलाक, कक्षा उपयोगी समझ सामग्री किस में आ जाएंगी? सहायक सामग्री में। शिक्षण विधि हो जाएगी आपकी व्याख्यान विधि, और जो शिक्षण विधि जिसका अपन प्रयोग करें प्रविधि का, वो है व्याख्यान सहित प्रश्नोत्तरी विधि। तो पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाए, इसमें लिखिए विद्यार्थी त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये जाएगा पूर्व ज्ञान। तो प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगा के इसके अंदर लिखेंगे नेक्स्ट, तो हो जाएगा आपका प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रश्न किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कि जितना अच्छा आपका प्रस्तावना प्रश्न होगा, आपकी पाठ्य योजना उतनी सुंदर बन के आएगी। कहने का मतलब उतनी प्रभावपूर्ण बन के निकलेगी। तो इसके अंदर आपको 3 कॉलम बना लें। पहला है क्रम संख्या, दूसरा है छात्र दैविक क्रिया, तीसरा है विद्यार्थी क्रिया। जो पहला जो प्रस्तावना प्रश्न है आपका, उसके अंदर आपको कम से कम 4 प्रश्न और 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर आप प्रश्न पूछ लीजिए, और जरूरी नहीं कि आप जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रकरण से संबंधित है। आप अन्य प्रकरण से संबंधित भी प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको इन सारे प्रश्नों को एक दूसरे से जोड़ते हुए अंत के अंदर आपको जो प्रकरण आप बच्चे को पढ़ा रहे उसी प्रकरण के ऊपर बच्चे को लेकर आना है, इन प्रश्नों को जोड़ते हुए। तो इसके पश्चात नेक्स्ट रीडिंग हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हो जाएगा आपका उद्देश्य कथन। इसके बाद आता है आपका प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण का आपको अंदर 3 कॉलम बनाने। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र दैविक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा है सहायक सामग्री, पांचवा है श्याम पट कार्य। इस तरह से आपको एक कॉलम बनाना है। कॉलम बनाने के पश्चात में शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है, उसके अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है ए से सर्वांग क्षमता नियम। जो इसकी सर्वांग क्षमता की जो नियम है, उस सर्वांग क्षमता के एस वाले नियम को आज अपन पढ़ेंगे। इसको कौन बुझा कौन नियम भी कहते हैं। तो इसके विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए, और जो इसका छात्र दैविक कथन है वो लिखेंगे आप छात्र दैविक क्रिया वाले कॉलम में। 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि एक त्रिभुज के 2 कोण उनकी संगत भुजा या दूसरे त्रिभुज के 2 कोण उनके अंतर्गत भुजा के बराबर हो। कहने का मतलब यदि 2 कोण किसी त्रिभुज, 2 त्रिभुज है तो उसके सर्वांग सम, यदि उसके 2 कोण और एक भुजा बराबर जाए तो कोण बराबर हो जाए। तो अपने को जिसमें से उपपत्ति लिखेंगे, हमें 2 त्रिभुज ए बी सी व डी एफ दिए गए, जिसमें से एंगल बी बराबर एंगल ई व कोमा एंगल सी बराबर एंगल एफ व बी सी बराबर ई एफ है। हमें त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके? त्रिभुज डी ई एफ सिद्ध करना है कि माना कि ए बी बराबर डी ए व ए बी सी त्रिभुज डी ई में ए बी बराबर डी ई कल्पना की, एंगल बी बराबर एंगल ई दिया गया है, बी सी बराबर ई एफ दिया गया है। तो सर्वांग समता नियम से इस प्रकार से ये बराबर हो जाएगा। तो आपको ये बोध प्रश्न वगैरह सारी चीज़ें, इसका श्याम पट सार सारी चीज़ें आपको लिख लेनी। जो मैंने चार्ट बनाया वो भी लिख लेना है।
इसके पश्चात आपको जो द्वितीय शिक्षण बिंदु लिखना है प्रमेय, तो इसकी जो प्रमेय है उस प्रमेय को लिखिएगा। इसके विकासात्मक प्रश्न आप लिख लीजिए, जो छात्र पे कथन है वो लिखेंगे आप। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, उसकी उत्पत्ति क्या है वो लिखेंगे। एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी दिया गया है जिसमें ए बी बराबर बी ए है, जिसे सिद्ध करना है कि एंगल बी बराबर एंगल सी तथा एंगल ए का समद्विभाजक खींचा जो कि ए बी से डी पर लिखता है। अब एंगल या त्रिभुज बी ए डी व त्रिभुज सी ए डी में ए बी बराबर ए सी दिया गया है, एंगल बी ए डी बराबर किसके एंगल सी ए डी रचना है, तो ए डी बराबर क्या होगा, ए डी उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। तो ऐसे यस सर्वांशकता के नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी ए डी बराबर त्रिभुज सी ए डी, इसलिए त्रिभुज इस प्रकार से ये सर्वांश सम हो जाएंगे। तो आपको ये सारा जो मैंने श्याम पटकार है वगैरह आप भी लिख लीजिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु, और जो इसका सहायक सामग्री उसके अंदर मैंने चार्ट बनाया है वो लिख लीजिए, और ये इसके हो जाएंगे बहुत। इस तरह से जो आपकी पाठ्य योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है। लेकिन उससे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न है वो छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जाते हैं, और इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि उसने जो पाठ या जो इसके बारे में बच्चों को शिक्षण करवाया है वो शिक्षण बच्चों ने ग्रहण किया है अथवा नहीं ग्रहण किया है, इस बारे में प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापकों द्वारा ये मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न छात्र अध्यापकों द्वारा किसी भी प्रकार के बनाए जाते, लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, किसी भी प्रकार के प्रश्न बनाए जा सकते। जरूरी नहीं जो मैंने प्रश्न बनाए उसी तरह से आप भी प्रश्न बनाएं, तो मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या प्रश्न आप इसमें बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें से लिख लीजिए। इसके पश्चात जो आपके नेक्स्ट हेडिंग होगी वो हो जाएगा आपका गृह कार्य। तो आप बच्चों को गृह कार्य दीजिए, और बच्चों को आप गृह कार्य ऐसा दीजिए जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को पढ़ाया या अध्ययन करवाया है उस घटना के स्तर के आधार पर बच्चों को आप गृह कार्य दे दीजिए, ताकि बच्चे घर पे जाके जो अपना खाली समय है उसका सदुपयोग आसानी से कर सके और उनको ज्ञान थोड़ा सा अधिक मिल सके। मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मित्रों सब्सक्रिप्शन का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और जो घंटी वाला आइकन है उसको ऑन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन या सूचना सबसे पहले प्राप्त हो। मित्रों, अगर आपको पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।